गुड इवनिंग एवरीवन। मैं संजय शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल केयर बाय संजय पर। तो आज हम क्लास करने वाले हैं, इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ईटीटी यानी कि एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। ये क्या होता है, इसको हम किस लिए करते हैं, इसका यूज क्या है, इसका पर्पज क्या है, एंड एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कितने टाइप्स का होता है, ये आज हम सब पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, खासकर उन बच्चों के लिए जो किताब से पढ़ते हैं लेकिन उनकी समझ में नहीं आता है। तो आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे, जो एक बार आपने पूरा वीडियो देख लिया, समझ लिया, तो आप भूल नहीं पाओगे, भूल नहीं सकते। और उन स्टाफ के लिए जो कुछ स्टाफ हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, जो फ्रेशर हैं, उनको पता नहीं है ईटी ट्यूब क्या होता है, उन्हें देखा नहीं है, तो आज उनके लिए भी ये क्लास बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम ईटी ट्यूब के बारे में सब कुछ आज पढ़ने वाले हैं। ईटी ट्यूब के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड ईटी ट्यूब किस टाइप की होती है ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, अपनी क्लास की ओर। तो ये है आपका एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो एंडोट्रेकियल ट्यूब इज ए लाइफ सेविंग प्रोसीजर, यानी कि ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है वेयर ए फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब इज इंसर्ट थ्रू द माउथ और नोज इनटू द ट्रेकिया। यानी कि एक फ्लेक्सिबल एक ट्यूब होती है जिसको हम ट्रेकिया के अंदर डालते हैं। किसके थ्रू? नोज एंड माउथ एंड नोज के थ्रू। यानी कि जो इंट्रोट्रेकियल इंट्यूबेशन होता है उसको हम माउथ के थ्रू भी कर सकते हैं और नोज के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके यूज क्या होते हैं? अगर हम इसके यूज की बात करें तो मेंटेनेंस एंड ओपन एयरवे, यानी कि एयरवे को ये मेंटेन करता है, डिलीवर ऑक्सीजन और असिस्ट विद मैकेनिकल वेंटिलेशन। ये ऑक्सीजन डिलीवर करता है और मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए असिस्ट करता है। अब इसमें एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि इंट्यूबेशन एंड एक्सटूबेशन में क्या अंतर है। तो इंट्यूबेशन द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एंडोट्रेकियल ट्यूब इनटू द ट्रेकिया, यानी कि जब हम ट्रेकिया के अंदर ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंट्यूबेशन। एक्सटूबेशन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब फ्रॉम द ट्रेकिया, यानी कि आपके क्लाइंट, आपके पेशेंट को पहले से ही ट्यूब डली हुई है, उसको आप बाहर निकाल रहे हो, एग्जिट कर रहे हो, तो उसको एक्सटूबेशन बोलेंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो किसी भी बच्चे को गलत नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होता है। इंट्यूबेशन यानी कि इन कर रहे हैं, ट्रे के अंदर ट्यूब डाल रहे हैं, और एक्सटूबेशन यानी कि जो पहले से नली डली हुई है, जो ट्यूब डली हुई है किसी पेशेंट को, तो उसको बाहर निकाल रहे हैं, उसको हम एक्सटूबेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं हम इसके पर्पज की। इसके पर्पज क्या होते हैं? तो एयरवे प्रोटेक्शन इन अनकॉन्शियस पेशेंट, यानी कि जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उनको ये एयरवे करता है। रेस्पिरेटरी फेलियर पेशेंट के लिए भी ये काम आता है, जो सीओपीडी वाले होते हैं उसके लिए भी हम काम देते हैं। उसके बाद आता है ड्यूरिंग सर्जरी। अगर किसी पेशेंट की सर्जरी चल रहा है या किसी पेशेंट की सर्जरी होना है तो ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान भी हम एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं, जब जनरल एनेस्थीसिया देना हो। उसके बाद सीवियर ट्रॉमा है, फेशियल इंजरी है, तो उस कंडीशन में भी हम एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं। कार्डिक अरेस्ट, अगर किसी पेशेंट को कार्डिक अरेस्ट हो गया है तो उस कंडीशन में भी हम एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन,
यानी कि जो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन होता है वो कितने टाइप का होता है, तो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था। एक माउथ के थ्रू करते हैं और एक नोज के थ्रू करते हैं। जो माउथ के थ्रू करते हैं उसको हम बोलते हैं ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन, उसको हम बोलते हैं ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन। और जो नोज के थ्रू होता है, जो नाक से करते हैं, नाक से जो डलती है, उसको हम बोलते हैं नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन, उसको हम बोलते हैं नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन। ये मोस्ट कॉमन होता है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आता है कि एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन होता है तो उसमें सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो मोस्ट कॉमन होता है ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन। भूलना नहीं है, आंसर को गलत नहीं करना है। Insertion of the endotracheal tube through the mouth into the trachea। ओरों में माउथ के थ्रू डालते हैं हम ट्रेकिया के अंदर। इसके अगर इंडिकेशन की बात करें तो ये इमरजेंसी एयरवे को मेंटेन करता है। जनरल एनेस्थीसिया ड्यूरिंग सर्जरी, अगर पेशेंट की सर्जरी चल रहा है तो सर्जरी के दौरान भी ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन इसमें भी यूज होता है। इसके एडवांटेज की बात करें तो उसका एडवांटेज में इजीली एंड क्विकर टू परफॉर्म, ये बहुत इजी होती है और जल्दी से परफॉर्म हो जाती है। एंड लार्ज ट्यूब साइज कैन बी यूज बेटर सक्शनिंग। तो ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन में क्या है कि हम लार्ज साइज की ट्यूब यूज करते हैं या यूज कर सकते हैं, जिससे हमें बेटर सक्शनिंग, अच्छा सक्शन करने के लिए हेल्प होता है। डिसएडवांटेज की बात करें इसके तो कैन कैसे गैग रिफ्लेक्स और ओरल ट्रॉमा डेंटल सर्जरी में ये उपयोगी नहीं है, इसके ये डिसएडवांटेज है, गैग रिफ्लेक्स एंड ओरल ट्रॉमा डेंटल इंजरी। उसके बाद बात करते हैं हम नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन। तो इंसर्शन ऑफ द थ्रू द नोज इनटू द ट्रेकिया, यानी कि नाक के थ्रू हम ट्रेकिया के अंदर एटी ट्यूब डालते हैं, उसको बोलते हैं नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन। अगर इसके इंडिकेशन की बात करें तो कॉन्शियस और सेमी कॉन्शियस पेशेंट दोनों के लिए डाल सकते हैं। व्हेन ओरल असिस्ट इन नॉट पॉसिबल, अगर किसी का ओरल कैविटी नहीं है, असिस्ट नहीं हो रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखा जाए ओरल सर्जरी है या फिर फेशियल ट्रॉमा है, उस कंडीशन में भी हम ये जो ट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं। उसके बाद अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो बेटर टॉलरेट बाय कॉन्शियस पेशेंट, यानी कि इसको अच्छे से टॉलरेट कर लेते हैं जो पेशेंट होते हैं। मोर सिक्योर एंड स्टेबल टू प्लेसमेंट होती है ये। और अगर इसके हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में इसका स्मॉलर ट्यूब साइज, यानी कि ये जो ओरल ट्रेकियल इंट्यूबेशन होता है उसके अपोजिट ये स्मॉल साइज की ट्यूब होती है, और जब ओरल ट्रेकियल इंट्यूबेशन में हम लार्ज साइज की ट्यूब यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट की, यानी कि जब हम एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमें एंडोट्रेकियल ट्यूब चाहिए। उसके बाद हमें लेरेंजोस्कोप की ब्लेड चाहिए। लेरेंजोस्कोप की ब्लेड होती है वो टू टाइप्स की होती हैं, एडल्ट के लिए अलग यूज करते हैं और जो चिल्ड्रेन होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उनके लिए हम अलग यूज करते हैं। तो जो एडल्ट के लिए होती है उसको मैकिन्टोश बोलते हैं, मैकिन्टोश, ये मैकिन्टोश होती है। और इसका जो इस टाइप की होती है, देखो आप देखोगे तो ये थोड़ी कारो टाइप की होती है, ऐसे लेके ये ये करो टाइप की होती है, मैं इमेज में बता दूंगा। उसके बाद मिलर होती है, ये चिल्ड्रन में यूज करते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ये इस टाइप की हो गई।
आप देख लीजिए, ये स्टेट होती है, दोनों का इमेज में शो कर दूंगा, आप देख लेना। उसके बाद स्टेलाइट चाहिए होता है। अब बात आती है कि ये स्टेलाइट क्या होता है। तो स्टेलाइट मदद करता है इंट्यूबेशन के लिए। एक स्टेलेट कैनुला में भी होता है, जैसे आप जब कैनुला डालते हैं तो उसके अंदर से जो निडल होती है तो स्टेलेट होती है, तो इसी तरह स्टेलेट होता है। ये एक फ्लेक्सिबल मेंटल रॉड होती है, एक मेंटल रॉड की तरह होता है जो इंट्यूबेशन के लिए मदद करता है। सक्शन डिवाइस के लिए ज़रूरत होती है हमें, सक्शन डिवाइस भी चाहिए हमें, क्योंकि पेशेंट को इंट्यूबेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे पेशेंट को कभी कभी वॉमिटिंग या सिक्रेशन आ जाता है, कफ आ जाता है, उस टाइम पे हमें ये चाहिए होता है। वेग वैल्यू मास चाहिए, BPM फॉर प्री ऑक्सीजन के लिए चाहिए हमें। उसके देखो, अब हम बात करते हैं सिरंज की। हमें एक सिरंज चाहिए होती है 10 ml की। अब ये सिरंज क्यों चाहिए होती है? इन्फ्लेंट कफ, यानी कि जो कफ है उसको प्रेशर के लिए। तो उसमें प्रेशर कितना होता है? 20 से 30 सेंटीमीटर H2O। तो एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आता है कि जो ETT कफ का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, तो 20 से 30 सेंटीमीटर H2O होता है। तो किसी भी बच्चे को गलत नहीं करना है, नोट कर लो, 20 से 30 सेंटीमीटर H2O इसका कफ प्रेशर होता है। उसके बाद हमें चाहिए होता है एंड टाइटल CO2 डिटेक्टर। अब ये एंड टाइटल CO2 डिटेक्टर क्या होता है, ये कैसे काम करता है? ये कंफर्म करता है, किस चीज को कंफर्म करता है? प्लेसमेंट को। जो आपकी ट्यूब डली है उसको ये कंफर्म करेगा, कंफर्म करेक्ट ETT प्लेसमेंट इनटू द ट्रेकिया। ये कंफर्म करता है, ये जो एंड टाइटल CO2 डिटेक्टर होता है ये कंफर्म करता है कि कहीं आपकी जो ट्यूब है वो ट्रेकिया में ना जाने की बजाय कहीं वो ईसोफेगस में तो नहीं चली गई। उस चीज को कंफर्म करता है। तो वो कैसे पता चलेगा कि आपका जो पेशेंट है वो एक्सहेल करता है, मतलब सांस छोड़ेगा। तो जब सांस छोड़ता है तो उसमें क्या होता है? CO2 बाहर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसका क्या है, गैस जो बाहर छोड़ेगा, एक्सहेल करेगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि हमारी ट्यूब ट्रेकिया में ही गई है। उसके बाद हम बात करते हैं ET ट्यूब के पार्ट के, पार्ट ऑफ ET ट्यूब। ET ट्यूब होती है, अब कोई ट्यूब है तो उसके पार्ट भी होते हैं, तो उस पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे एंड उनका यूजेस कैसे करते हैं उनको वो भी पढ़ेंगे। और सबसे पहले देखते हैं कफ। मैं बताऊंगा आपको अभी ET ट्यूब में सारे पार्ट एक एक से बताऊंगा अच्छे से। कफ होता है, एक बैलून होता है ET ट्यूब में, एक बैलून होता है। तो इन्फ्लेट बैलून नियर द टिप टू सील एयरवे एंड प्रिवेंट एक्सपायरेशन। यानी कि जो बैलून होता है उसको हम फुला के फिक्स कर देते हैं, एयरवे को सील कर देते हैं। किस लिए? एक्सपायरेशन प्रिवेंट, एक्सपायरेशन, पेशेंट को एक्सपायरेशन ना हो तो उसके लिए हम बैलून को, जो टिप होता है मैं अभी आपको दिखा दूंगा उसके लिए। उसके बाद होता है पायलट बैलून। अब पायलट बैलून क्या होता है, इसका क्या काम होता है? तो जो ET ट्यूब होती है उसमें एक पायलट बैलून होता है, तो वो क्या इंडिकेट करता है हमें? एक्सटर्नल बैलून दैट इंडिकेट इफ द कफ इज इन्फ्लेंट। वो हमें बताता है कि हमारा कफ फूला हुआ है, इन्फ्लेंट है, फूला हुआ है। उसके बाद आता है कनेक्टर। अब कनेक्टर क्या होता है कि जो ET ट्यूब होती है ना, मैं आपको बता देता हूँ सारी चीजें। ये देखो, ये मेरे पास आप देखो, ये है ET ट्यूब, ये ET ट्यूब है। तो मैंने कफ की बात की थी, तो ये होता है इसका कफ। इस कफ, कफ होता है,
तो इसको ना हम खुला के एयर सील कर देते हैं, एयर सील कर देते हैं तो ये प्रिवेंट एक्सपायरेशन को रोकता है। उसके बाद पायलट बैलून, ये जो साइड वाला ये दिख रहा है ना, जैसे ये ई ट्यूब होती है और ऐसे ही ये जो पायलट बैलून होता है ये बिल्कुल साइड से ऐसे लगा होता है। इसमें हम क्या करते हैं, एयर पुश करते हैं, हवा भरते हैं, तो ये हमें इंडिकेट देता है कि हमारा जो बैलून है, ये जो बैलून है ना ये फूला हुआ है। उसके बाद हमने बात की थी कनेक्टर की, तो कनेक्टर कौन सा होता है, ये देखो ये है ना, ये कनेक्टर होता है। तो द ट्यूब अटैच टू वेंटिलेशन और वीवीएम, इसको हम अटैच करते हैं किससे, वेंटिलेटर से या बैग वॉल्व मास से। उसके बाद होता है आपका मर्फी आई। मर्फी आई क्या है, तो साइड होल एट द टिप फॉर अल्टरनेटिव एयरवे इफ टिप इज ब्लॉक्ड। देखो ये आपकी टिप है, बेवल्ड टिप का, ये जो अंदर की साइड जब ट्यूब डालते हैं ट्रेकिया में, ये अंदर की साइड जाता है, तो इसका आपको दिख रहा है ना, ये अगर ये किसी कारणवश से म्यूकस से अगर ब्लॉक हो जाता है तो हमारे पास मर्फी आई का ऑप्शन होता है। ये मर्फी आई है, देखो ये तो ये हो गया साइड से, जो इसके अंदर जो साइड से अब ऐसे करोगे तो एक क्षेत्र दिखता है, क्षेत्र टाइप का दिखता है, हॉल दिखता है, हॉल, इसको बोलते हैं मर्फी आई। इसका काम होता है कि अगर बाय द वे म्यूकस से या किसी कारणवश से ये ट्यूब ब्लॉक हो गई आपकी, तो मर्फी आई से ऑप्शन होता है कि मरीज सांस ले सकता है, आपका पेशेंट सांस ले सकता है, अल्टरनेटिव ये एक ऑप्शन है उसका। उसके बाद मार्किंग करेंगे, तो मार्किंग करेंगे डेप्थ मार्किंग इन सेंटीमीटर मॉनिटर इन सर्टेन डेप्थ। इसका जो मार्किंग होता है वो सेंटीमीटर में होती है। तो हम एक एडल्ट की बात करें तो 22 सेंटीमीटर लिप की साइड होती है। मैंने इससे पहले बताया था कि लैरिंजोस्कोप के ब्लड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये ब्लड 2 टाइप्स की होती हैं, जो पहली होती है मिलर और एक होती है मैकिन्टोश। तो जो मिलर होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधी, उसको हम यूज करते हैं इन्फेंट में, बच्चों में, वो बच्चों में होगी, इमेज में आपको शो कर देता हूँ, इस टाइप की होती है। उसके बाद जो मैकिन्टोश होती है वो कर्व्ड होती है, थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, ये यूज करते हैं हम एडल्ट में। इसकी भी मैं इमेज शो कर देता हूँ, आप देख लीजिए, इस टाइप की होती है। और फिर एक आता है ईटीटी कफ। अब ये ईटीटी कफ मैनोमीटर, तो ये मैनोमीटर क्या होता है, तो इससे हम चेक करते हैं मैनोमीटर से कि ये जो अपना बैलून का जो प्रेशर है, जो मैंने अभी बताया था, जो प्रेशर होता है उसका ये 20 से 30 सेंटीमीटर H2O, ये इसी से हम चेक करते हैं ईटीटी का मैनोमीटर से। अब ये ईटीटी का मैनोमीटर इस टाइप से होता है, आप देख लीजिए, मैंने शो रखा है इमेज। तो इसी से ही हम चेक करते हैं इसका कप का प्रेशर। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ ईटीटी, कॉमन साइज ईटीटी कितने साइज की आती हैं ये हमारे पास, कौन से साइज की ईटीटी हम इन्फेंट या बच्चों में, चिल्ड्रन में यूज करते हैं, और कौन सी साइज की ईटीटी हम एडल्ट में यूज करते हैं। तो एडल्ट मेल, एडल्ट मेल में हम यूज करेंगे 8 से 8.5 mm, और एडल्ट मेल उसकी बात करें तो उसमें आएगा 8 से 8.5 mm। एडल्ट फीमेल की बात करें, अगर महिला की बात करें तो उसमें हम यूज करते हैं 7.75। उसके बाद चिल्ड्रन की बात करें तो इसका एक फॉर्मूला होता है 8.4+4। जैसे मान लो अगर 4 मंथ का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, तो हम 4 × 4 डिवाइड करके +4, तो 4 का भाग 4 में देंगे, 1 आएगा, +4 कर देंगे तो 5 mm, इस टाइप से आ जाएगा। उसका इन्फेंट की बात करें तो उसमें 4 से लेके 4.5 mm यूज करते हैं, और अगर हम न्यूनाइटस की बात करें तो उसमें 2.5 से 3.5 mm की एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज करते हैं। इसके बाद अब हम जानेंगे एंडोट्रेकियल ट्यूब का प्रोसीजर।
तो हम जानते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में कि इसका जो प्रोसीजर होता है जब पेशेंट को इंट्यूबेशन करते हैं तो वो कैसे होता है प्रोसीजर। तो मैंने एरो करके साइड बाई साइड सारा एकदम से बहुत अच्छे से लिखा है, आपकी समझ में आ जाएगा मैं आशा करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक एंड प्रिपेयर इक्विपमेंट। हमारे पास सारे इक्विपमेंट होने चाहिए, ये नहीं है कि हम प्रोसीजर करने जा रहे हैं हमारे पास ब्लड नहीं है, हमारे पास पीपीए नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हमें प्रोसीजर करने से पहले चेक करना है कि हमारे पास सारे इक्विपमेंट होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट इफ कॉन्शियस। अगर आपका पेशेंट कॉन्शियस है तो उसको एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो ज़्यादातर अगर जो एंडोट्रेकियल इंटूबेशन होता है वो अनकॉन्शियस पेशेंट में होता है। अगर कॉन्शियस है तो आपको उनको उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद देन हम करेंगे वॉश हैंड एंड वियर पीपीए। अपने हैंड को वॉश करेंगे एंड पीपीए यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक असेप्टिव प्रोसीजर होता है तो इसलिए हमें पीपीए यूज करना है। देन उसके बाद हम प्री ऑक्सीजन द पेशेंट विद 100% ऑक्सीजन, पेशेंट को O2 सपोर्ट देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे पोजीशन द पेशेंट स्निफिशिंग। पेशेंट को पोजीशन देंगे, स्निफिशिंग पोजीशन देंगे, हेड टिल चलेंगे, हेड टिल करेंगे एंड नेक एक्सटेंशन करेंगे, हेड टिल एंड नेक एक्सटेंशन करेंगे। उसके बाद देन हम परफॉर्म करेंगे मालम पल्टी एग्जामिनेशन असिस्ट माउथ ओपनिंग। अब मालम पल्टी एग्जामिनेशन कर लिया, हमें पता चल गया। उसके बाद इंसर्ट द लेरेंजोस्कोप ब्लेड इनटू द माउथ। अब हम लेरेंजोस्कोप ब्लेड डालेंगे, और लेरेंजोस्कोप अगर बच्चा है तो कौन सी वाली यूज करेंगे, मिलर वाली जो स्ट्रेट है सीधी, और एडल्ट है तो मैकिन्टोश वाली ब्लेड यूज करेंगे, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे विजुलाइज द वोकल कॉर्ड ग्लोटियस ओपनिंग। क्योंकि आपने लेरेंजोस्कोप डाला, आपको अच्छे से वोकल कॉर्ड दिख गया, ग्लोटियस ओपनिंग आपको अच्छे से सब कुछ दिख रहा है, आपको लग रहा है कि हम ट्यूब डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट फिर इंसर्ट द एंडोटेकल ट्यूब थ्रू द वोकल कॉर्ड। तो फिर हम वोकल कॉर्ड के थ्रू इंसर्ट करेंगे एंडोटेकल ट्यूब, कंफर्म करेंगे। मालम पल्टी एग्जामिनेशन भी कर लिया हमने और हमें लग रहा है, विजुलाइज कर लिया हमने वोकल कॉर्ड को, और ग्लूटिस ओपनिंग हमने अच्छे से देख लिया, हमें लग रहा है कि हम एंडोटेकल ट्यूब डाल सकते हैं, इसमें जा सकती है। तो हम इंसर्ट द एंडोटेकल ट्यूब थ्रू द वोकल कॉर्ड थ्रू इंसर्ट करेंगे एंडोटेकल ट्यूब। उसके बाद जब हमने ट्यूब डाल दी अंदर तो हम करेंगे वर्फिंग टेक्निक, क्रिकॉइड प्रेशर। अब ये वर्फिंग टेक्निक क्या होती है, ये क्वेश्चन आया था। वर्फिंग टेक्निक क्रिकॉइड प्रेशर, तो ये वर्किंग टेक्निक क्या होती है, अप्लाई जेंटल प्रेशर ऑन द क्रिकॉइड कार्टिलेज, दिस मूव ट्रेकिया बैकवर्ड एंड हेल्प। यानी कि जो ये इम्प्रूव करती है, जो वोकल कॉर्ड होता है उसको इम्प्रूव करती है देखने में ड्यूरिंग इंट्यूबेशन के। ये प्रेशर डालते हैं, क्रिकॉइड प्रेशर, ट्रेकिया बैकवर्ड प्रेशर डालती है। जैसे ये अपना ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं, यहाँ पे प्रेशर डालेगी ये इस जगह पे ड्यूरिंग इंट्यूबेशन के, तो ये हेल्प करती है वर्किंग टेक्निक। उसके बाद एडवांस द ट्यूब 2 से 3 सेंटीमीटर और एडल्ट में 20 से 24 तक एट लिव। उसके बाद जब हमें डाल दिया ट्यूब तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे रिमूव द लेरेंजोस्कोप केयरफुली। उसके बाद जब हमारी ट्यूब डल गई तो हम लेरेंजोस्कोप को निकाल लेंगे केयरफुली। उसके बाद देन हम फिर क्या करेंगे, इन्फ्लेट द कफ
विथ 5 से 10 ml एयर, यानी कि जो मैंने आपको बताया था 80 ट्यूब में उसका जो कफ है उसको इंफेक्ट करेंगे, उसमें एयर पुश करेंगे 5 से 10 ml, और इसका प्रेशर कितना होता है 20 से 30 सेंटीमीटर H2O, भूलना नहीं है। और उसमें जो एयर डालते हैं वो 5 से 10 ml। उसके बाद देन हम क्या करेंगे, कनेक्ट द ट्यूब टू बैग वैल्यू मास्क और वेंटिलेटर सर्किट। उसके बाद हम जो उसका ट्यूब मैंने जो लास्ट में बताया था जो कनेक्टर होता है उस कनेक्टर से हम कनेक्ट कर देंगे ट्यूब को बैग वैल्व मास्क या वेंटिलेटर से। देन फिर हम कंफर्म ट्यूब प्लेसमेंट। अब हमें ये भी चेक करना है कि हमारा जो प्लेसमेंट है, जो ट्यूब हमने डाली है वो सही जगह डली है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल चेस्ट रेस, यानी कि हम चेस्ट को देखेंगे कि मरीज सांस ले रहा है सही तरीके से, हमारा जो पेशेंट है उसकी सांस आ रही है। उसके बाद हम चेक करेंगे बायलैटरल ब्रीथ साउंड, दोनों चेस्ट में साउंड होना चाहिए। तो ये डॉक्टर चेक करेंगे स्टेथोस्कोप से कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक साइड ही आवाज साउंड आ रहा हो, दोनों साइड साउंड आना चाहिए चेस्ट के दोनों साइड। उसके बाद नो साउंड इन स्टोमक, स्टोमक से अगर सू सू या हूँ की आवाज आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारी जो ट्यूब है वो ट्रेकिया में नहीं गई है, वो ईसोफेगस में चली गई है। इसलिए अगर स्टोमक से कोई साउंड नहीं आ रहा है तो हमारी ट्यूब सही इंसर्ट हुई है, ट्रेकिया के अंदर ही गई है। उसके बाद एन टाइटल सीओ डिटेक्टर गोल्ड गोल्ड, जो मैंने आपको बताया था जब पेशेंट एक्सहेल करता है गैस निकालता है तो उसका कलर कैसा होना चाहिए, येलो होना चाहिए। बिल्कुल सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लास्ट में हम करेंगे चेस्ट एक्सरे, लास्ट में चेस्ट एक्सरे कर लेंगे जिसका जो जो टिप है एव कैरिना। चेस्ट एक्सरे में हम देखेंगे कि जो टूट ली है वो कैरिना से एव 2 या 4 सेंटीमीटर ऊपर होनी चाहिए, एव होनी चाहिए कैरिना से। उसके बाद फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, सिक्योर द ट्यूब, ट्यूब को सिक्योर कर देंगे टैप से। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, रीअसेस द पेशेंट वाइटल, पेशेंट को रीअसेस करेंगे, पेशेंट के वाइटल देखेंगे, SpO2 देखेंगे, कफ प्रेशर देखेंगे। उसके बाद हमारी ट्यूब डल गई। अब हमें इसको डॉक्यूमेंट करना है, डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, तो हमें इसको डॉक्यूमेंट करना है। ट्यूब का साइज क्या था, इंसर्शन डेप्थ कितनी थी, प्लेसमेंट मेथड हमने जो डाला है उसमें कौन सा मेथड यूज किया है, पेशेंट का रेस्पॉन्स देखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की, अगर पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं तो हम बात करेंगे ईगो फेशल इंट्रूवेशन। अगर मान लो कि हमारी ट्यूब, पेशेंट को जो हम ट्यूब डाल रहे हैं वो ट्रेकिया में नहीं गई हो और ईगो फेकस में अगर चली गई हो, क्या होगा, नो ब्रीथ साउंड, कोई ब्रीथ साउंड नहीं आएगा, स्टोमक डिस्टेंशन, ओनली स्टोमक डिस्टेंशन ही होगा। उसके बाद राइट मैन स्टीम ब्रोंकाइस इंटूबेशन, ब्रीथ साउंड ओनली ऑन राइट साइड। अगर ट्यूब हमारी राइट ब्रोंकस में अगर चली गई है तो उसमें ओनली ब्रीथ जो साउंड आएगा ना वो ओनली राइट साइड आएगा। उसके बाद पेशेंट को हाइपोक्सिया भी हो सकता है, ये भी कॉम्प्लिकेशन होता है, पेशेंट को हाइपोक्सिया भी होता है, ब्रेकिकार्डिया भी हो सकता है, पेशेंट एक्सप्रेशन भी कर सकता है, पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया, ये तो होता ही होता है, हो ही जाता है। तो पेशेंट को वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया भी हो सकता है, ट्यूब डिसलोकेट ट्यूब डिस्कोलेट भी हो सकती है अपनी जगह से। उसके बाद हम बात करेंगे नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो हम बात करते हैं बिफोर इंट्यूबेशन। इंट्यूबेशन करने से पहले नर्सिंग की क्या जिम्मेदारी होती है, तो इंश्योर सक्शन एंड ऑक्सीजन सेटअप आर रेडी। आपको पता होना चाहिए कि मेरे पेशेंट को हम इंट्यूबेट करने जा रहे हैं तो हमें सक्शन और ऑक्सीजन सेटअप को तैयार रखना है, मॉनिटर वाइटल चेक करके रखना है, प्रिपेयर और इक्विपमेंट होने चाहिए। हम
जा रहे हैं इंटूबेशन करने के लिए और वहाँ पे हमें लेरिंजोस्कोप नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन सेटअप नहीं है, सक्शन सेटअप नहीं है, तो ये पहले से ही रेडी करके रखना है। ड्यूरिंग इंटूबेशन के क्या करना है, तो असिस्ट द प्रोवाइडर, डॉक्टर को असिस्ट करना है, मॉनिटर ऑक्सीजन सेचुरेशन, हार्ट रेट, बीपी, पेशेंट का सेचुरेशन देखना है, हार्ट रेट देखना है, बीपी देखना है, ये सब कुछ देखना है। प्रोवाइड वीएम वेंटिलेशन एट नीडेड, अगर वेंटिलेटर की या वॉल वैल्यू मास्क की ज़रूरत पड़ रही है तो वो भी हम डॉक्टर को देना है। उसके बाद आफ्टर इंटूबेशन, पेशेंट को इंटूबेट कर दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, नर्स की क्या जिम्मेदारी है, कंफर्म करेक्ट प्लेसमेंट। अगर अच्छे से प्रोसीजर हो गया तो सिक्योर द ट्यूब, ट्यूब को सिक्योर करना है टैप से। मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन एंड डॉक्यूमेंट, चेक करना है पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है, और वो सब सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है। तो ये थी आपकी क्लास, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है, आपको कुछ भी समझ में आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं आगे भी ऐसे ही क्लास आपके लिए लाता रहूँ और आपको नॉलेज देता रहूँ। थैंक यू।